आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी और मैं हूं आपके साथ माहिरा गौहर। स्वागत है आप सभी का मुंसिफ टीवी के खास प्रोग्राम बड़ी खबर में। अपोजिशन में रहते हुए भी सरकार की तारीफ करना अगर किसी को बाखूबी आता है तो वो है शशि थरूर। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि यह सिलसिला 2024 से शुरू हुआ है और जब कांग्रेस ने धीरे धीरे करके थरूर को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। कई बार थरूर तारीफ में इतने डूब जाते हैं कि लोगों को शक होने लगता है कि क्या थरूर बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस के सब्र का बांध टूटने लगा है। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रामनाथ गोयनका व्याख्यान की प्रशंसा करने पर अपने सहयोगियों के निशाने पर आ गए हैं। पार्टी नेता संदीप दीक्षित ने उनसे साफ लहजे में पूछा है कि अगर उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बेहतर काम कर रही है तो वो संगठन का हिस्सा क्यों है, उन्हें बीजेपी में चले जाना चाहिए। साथ ही संदीप दीक्षित ने थरूर को हाइपोक्रेट तक कह दिया है। खास बात यह है कि थरूर पीएम मोदी की तारीफ उस वक्त कर रहे थे जब दूसरी ओर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने यह कहती हैं कि उन्हें पीएम मोदी के भाषण में प्रशंसा योग्य कुछ भी नहीं लगा। तो बड़ी खबर में आज चर्चा इसी पर कि आखिर शशि थरूर किसके हैं, और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से अमरदीप त्रिपाठी जी और कांग्रेस से चंदर भूषण जी। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप दोनों का मुंसिफ टीवी पर। चंदर जी, शशि थरूर किसके हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने पीएम मोदी या उनकी सरकार की तारीफ की हो। क्या थरूर के रवैये से कांग्रेस के अंदर खाने असहजता होने लगी है, क्या कहेंगे? मैडम सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे अपने डिबेट को बुलाने के लिए। मेरा नाम चंद्रभूषण है मैडम, चंद्रभूषण राजपूत मेरा नाम है। अच्छा, जहां तक बात है शशि थरूर जी का, ये बहुत ही आश्चर्यजनक सिद्ध है। हम लोग सब जानते हैं शशि थरूर जी को कि वे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कांग्रेस पार्टी में हम लोग इंटरनल बात भी होता है तो लोग कहते हैं कि कोई लोग 10 किताब 20 किताब बताता है कि मैंने ये किताब पढ़ा है। शशि थरूर साहब का खुद का ये क्लेम है कि मैंने 20 से ज्यादा किताबें लिखी। लेकिन जो स्टैंस में ये शिफ्ट आ रहा है बेसिकली इसलिए आ रहा है, एक टाइम था जब उन्होंने खुद बीजेपी का जो एक टेक टॉक में उन्होंने बीजेपी की तुलना कर दी थी कि ऐसे बिच्छू क्या है जो कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ बिच्छू है। हम लोग सब जानते हैं, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है उनका जी। उन्होंने बीजेपी के बारे में कहा था कि ऐसा बिच्छू है जो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ है। जिस वक्त 2018 में अपनी बुक लिखी थी पीएम मोदी पर, उस वक्त का ये स्टेटमेंट है जी, बताइए। ना आप उस पर चप्पल मार सकते हैं, तो आप ही बताइए जो आदमी 2018 में जिस पार्टी को बिच्छू कह रहा हो, क्योंकि उस टाइम भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, वो पलटते 2025 में ये कर रहे। इसी देखिए कुछ इंटरनल मायने हैं और मैं ये बात खुल के कहना चाहता हूँ। शशि थरूर का ये मन है, मैं जानता हूँ ये चीज कि शशि थरूर का ये मन है कि वो केरला के चीफ मिनिस्टर बने। मैं उनसे अभी भी आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी को भी सीएम बनने का कोई ये नहीं है। मेरा भी मन है कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं उनसे बिल्कुल, लेकिन वो अपना टाइम केरल में बिताएं। केरल में ऑलरेडी आप जानते हैं एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ की लड़ाई होती है। केरल में हमारे पास ऑलरेडी बहुत ताकतवर नेता है। शशि थरूर एक फेमस पर्सनालिटी है ऑल ओवर इंडिया, लेकिन वो अपना प्रेजेंस केरल में बिताए, केरल में यात्राएं करें। उनको बिल्कुल चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए कर लिया जाएगा, क्योंकि देखिए बीजेपी में कोई भविष्य नहीं है। बीजेपी केरल में तो एक विधानसभा सीट भी नहीं जीत पाती है। मैं ये बात बाद में तोड़ मरोड़ के क्या कहता, मैंने क्लियर कट बात कर लिया, क्योंकि जो बात हम लोग सबको पता ही थी। वो चाहते हैं कि उनको केरला का जो है चीफ मिनिस्टर पेस जो है कंसीडर किया जाए। बात क्या है कि हमारे पास केरल में 2 ऑलरेडी ऐसे लोग हैं, एक तो जो वहां का भी नेता प्रतिपक्ष है वो, और एक और हमारे पुराने लीडर। दोनों ही बहुत ताकतवर लीडर हैं। मैं इनको, हमारे केसी वेणुगोपाल साहब जो कि ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, वो भी केरल से। मैं शशि थरूर जी से आपके चैनल माध्यम से एक ही निवेदन करना, और मैं पर्सनली मिलूंगा भी तो उनसे यही कहूंगा कि आप केरल में रहिए, केरल के संगठन में काम कीजिए। खुद का एक यात्रा नहीं, जो भी आपको लगता है, आप इससे सीनियर है, जो भी आपको लगता है आपको कीजिए, ताकि आप केरल के पॉलिटिक्स में रिलेवेंट बन जाए। इस तरीके से अपने ही बातों से पलटना है। या तो ऐसा होता कि शशि थरूर शुरू से ही राइट विंगर होते तब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैं पर्सनली जानता हूं, मैंने इतने सारे नोट्स पर हैं हर बार। यहाँ पर एक जिक्र करना चाहूंगी, आपने 2018 का जिक्र किया, जबकि शशि थरूर ने एक बयान दिया था कि शिवलिंग पर बिच्छू वाला बयान दिया था। उससे उसी वक्त जब 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला था, उस वक्त उन्होंने एक और बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो पूरे संविधान को बदल देगी और बिहार, और माफ कीजिएगा, और भारत जो है वो एक हिंदू पाकिस्तान हो जाएगा। लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने
उसके बयान से पल्ला झाड़ लिया और उन्हें साइडलाइन कर दिया। तो जब शशि थरूर देखेंगे कि कांग्रेस उनके जब वो विपक्ष पर हमला करेंगे तो उनका साथ ही नहीं देगा, तो फिर शशि थरूर भी तो अपना साइड देखेंगे। क्या कहेंगे इस पर? मैडम ये बात नहीं है। शशि थरूर हम लोग 2009 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। शशि थरूर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे अध्यक्ष हैं इनके खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। ठीक है, चुनाव लेकिन अभी कांग्रेस भी तो यही बात कर रही है कि बीजेपी जो है संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। उस वक्त शशि थरूर ने भी यही बात कही थी, लेकिन कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया था कि हमारा बयान नहीं है, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। जी, बात पल्ला झाड़ने का नहीं है, बात यह सब लोग जानते हैं 2024 के चुनाव में देखिए बीजेपी का एक सिंपल फंडा होता है कि इनके टॉप के लीडर कुछ नहीं बोलते, ये छुट भैया एमएलए एमपी से पहले कुछ कुछ बुलवाते हैं, देखते हैं वो मैटर अगर मोमेंटम गेन कर लिया फिर इनका बड़े लीडर उस बात पे आते हैं। इनके छोटे छोटे नेता जैसे कि राम मंदिर का जो भगवान राम का जिन्होंने चुनाव ये कैरेक्टर निभाया था अरुण गोविल, उन्होंने पहले कहा था कि 400 प्लस आएगा तो हम संविधान बदलेंगे। इनके राजस्थान के एक नेता ने कहा था, तो पहले ये छुट भैया नेता को बुला के पहले ये गुब्बारे फोड़ते। अगर देख ले कि उस मैटर ने ट्रैक्शन गेन करना शुरू कर दिया है तो फिर ये क्या करते हैं कि अपने बड़े बड़े नेताओं से बुलवाते हैं। बाद में देखिए इनको कितना बड़ा भारी पड़ गया, 400 का सपना देख रहे थे 240, अगर भी वोट चोरी नहीं की होती तो अभी तो हम लोग सत्ता होती, ये लोग विपक्ष में होता। पूरा दुनिया जानता है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने गद्दारी किया है। हम लोगों ने राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महादेवपुरा में एक खुल के दिखाया था कि कैसे 1,20,000 फर्जी वोट वहां पे डाले गए थे। 1,8,10 कमरा में 80 वोट, फर्जी नाम, पिता का नाम XX YYY। इस तरीके से जब चुनाव आयोग करता है पीछे से वोट चोरी का खेल हम लोगों ने 2024 में जो खेला हुआ है वो पकड़ लिया। जहां तक बात रहा शशि थरूर का, मैं उनसे एक ही सलाह कहना चाहूंगा कि देखिए आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग आपको सुनते थे, मतलब मुझे बिल्कुल याद है जब मैं छोटा था तो एक बार शशि थरूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप एमपी के रूप में भाषण दे रहे थे पार्लियामेंट में, तो मेरे पिताजी ने मुझे कमरे से बोला कि आओ वहां पे बैठो और पूरा शशि थरूर को सुनो। उस टाइम मुझे खुद नहीं पता था कि एक बार बाद में मैं खुद ही कांग्रेस का प्रवक्ता बन जाऊंगा। लेकिन ये था, मैं ये बताना चाह रहा था उनके पढ़ाई लिखाई की बात है, जब आपके सामने कोई पढ़ा लिखा आदमी बोलता है तो गार्जियन भी कहते हैं उनको सुनो। जहां तक बात है केरला पॉलिटिक्स की, शशि सर बिल्कुल वहां पे ध्यान दें, नरेंद्र मोदी के चक्कर में नहीं पड़े। नरेंद्र मोदी के चक्कर में गुलाम नबी आजाद पड़े थे, कहां गायब हुआ किसी को पता नहीं। गुलाम नबी आजाद कहां गायब हो गए? पर आप लोग उसको साइडलाइन करेंगे तो किसी के चक्कर में तो पड़ेंगे ही। मैडम हम साइडलाइन नहीं कर रहे हैं, शशि सर एक पढ़े लिखे लोग, और मैं सीरियसली कुछ दिनों बाद जब दिल्ली जाऊंगा तो उनसे एक बार जरूर मिलूंगा और डिटेल बात करूंगा हमारे पार्टी के नेता। ठीक है, अमरदीप जी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। अमरदीप जी, बिहार चुनाव का रिजल्ट आया तो पीएम मोदी ने मंच से एक बात कही थी कि कांग्रेस में 2 फाड़ होने वाला है। क्या ये इसी बात की ओर इशारा है? क्या थरूर के साथ मिलकर पीएम मोदी कांग्रेस को कोई बड़ा झटका देने जा रहे हैं? क्या तैयारी चल रही है? देखिए, कांग्रेस के हमारे साथी जो अभी बोल रहे थे, शायद इन्होंने बिहार के इलेक्शन के नतीजों को देखा नहीं अभी तक, मुझे लग रहा है। जो चीफ मिनिस्टर बिहार का बनने की बात कर रहे हैं 6 सीट लेकर, पहले पार्टी का ऑपोजिशन बनने का कोशिश कर रहे हैं लोग। 6 सीट है, एक गाड़ी में 7 सीट होती है और इनकी 6 सीट है। अभी हम बिहार की राजनीति से हट के थोड़ा बात करेंगे। नहीं बता, चीफ मिनिस्टर बनने का जो सपना था उसका बता दे। और दूसरी बात देखिए, शशि थरूर जी के बारे में बात करना, मुझे लगता है जो हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे उनको ज्ञान देने की बात कर रहे थे, सजेशन, मुझे लगता है कि अपना कद देखकर बातें करना चाहिए। शशि थरूर जी इतने कद्दावर लीडर हैं, इतने इंटेलिजेंट लीडर हैं जो देश और विदेश में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और शशि थरूर जी अगर भारत के प्रधानमंत्री के कार्यों के शैली, जो कार्य शैली है प्रधानमंत्री जी की, उसकी बड़ाई की है, उसके बारे में बताने का कार्य किया है, तो ये कोई गुनाह नहीं किया है। और कांग्रेस के लोगों को इस बात को पता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री है। और भारत का प्रधानमंत्री अगर अच्छा कार्य कर रहा है, देश अगर प्रगति कर रहा है, तो चाहे शशि थरूर जी हो, चाहे कोई कांग्रेस का लीडर हो, उसे उसकी बड़ाई करने में, उसके बारे में चर्चा करने में नहीं होना चाहिए। बीजेपी की सरकार केंद्र में 2019 माफ कीजिएगा 2014 से है, लेकिन थरूर जी का अंदाज बदला 2024 से है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि 2018 तक तो उनके बोलचाल, उनके भाषण में लगातार बीजेपी पर हमला ही होता रहता था। देखिए, निश्चित रूप से हमला करना चाहिए, इतने इंटेलिजेंट बड़े कद के लीडर हैं और ऐसे लीडर विपक्ष में बैठे हुए हैं, विपक्षी पार्टी में, तो निश्चित रूप से हमलावर होंगे।
उनका ये दायित्व बनता है। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसकी जो है बड़ाई करना, उसके बारे में चर्चा करना, ये भी एक भारत के नागरिक होने के नाते उनका दायित्व बनता है। और उसमें उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने अपना बावनापन जरूर दिखा दिया है। कांग्रेस अपने ही पार्टी के लोगों का दमन करने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये तो चाहते हैं कि जो अच्छे लीडर हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे, निश्चित रूप से जो अच्छे कार्य होते थे हम लोग उनकी बड़ाई करते थे, प्रशंसा करने का कार्य करते थे। अटल जी हमारे जो है श्रद्धेय अटल जी जो है उस समय विपक्ष में जब बैठते थे कांग्रेस के नेताओं की जो है प्रशंसा करने का कार्य करते थे। राजीव गांधी जी की प्रशंसा कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडरों ने की है। तो देखिए, भारत का प्रधानमंत्री अगर दुनिया का प्रतिनिधित्व आज कर रहा है, भारत आज आगे बढ़ रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है, अगर तो निश्चित रूप से अगर जो है कांग्रेस का कोई लीडर इस पे प्रशंसा करने का कार्य कर रहा है तो मुझे लग रहा है स्वागत होना चाहिए। लेकिन ये जो परिवारवादी पार्टी है कांग्रेस, ये किसी का प्रशंसा हो, कोई गरीब व्यक्ति का बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, एमपी एमएलए बन जाए, इनको हजम नहीं होता है मैडम, इनको हजम नहीं होता है। क्योंकि ये चाहते हैं प्रधानमंत्री राहुल गांधी के अलावा इस देश में कोई नहीं बनना चाहिए। जो विरासत में लेके सत्ता पैदा हुए हैं वो चाहते हैं कि विरासत। ठीक है, अमरदीप जी आएंगे आपके पास। जी अमरदीप जी आएंगे आपके पास। चंद्रभूषण जी, अगर थरूर को देश की जानकारी कम है, जैसा कि संदीप दीक्षित कह रहे हैं, तो फिर पार्टी उन्हें लोकसभा में भेजती क्यों है? और वैसे देखा जाए तो थरूर ने कभी कांग्रेस को निराश नहीं किया। हर बार वो अपनी सीट से 100% रिजल्ट के साथ और हर इलेक्शन में ज्यादा सीटों के साथ चुनाव में जीत कर आए हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। मैं ये कह रहा हूं कि शशि थरूर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जिस आदमी ने 20 से अधिक किताबें लिखी हैं उसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात क्या है ना कि आप अपना स्टैंड किस मुद्दे पे चल रहे हैं। क्या बीजेपी कम कम्युनल हुई है? वहां भी उतना ही कम्युनल हो सकता। कोई प्रवक्ता, अभी आप देख लीजिए बिहार में जो है नॉर्मल चुनाव चल रहा था, एक व्यक्ति जो हम लोग का था भी नहीं स्टेज से पीछे से आके गाली दे दिया। हर प्रवक्ता के स्टेज पे हिंदू मुसलमान करने लग गया। सब जानते हैं ये एक हाईली कम्युनल पार्टी है बीजेपी, क्योंकि सिर्फ हिंदू मुसलमान करके देश में चुनाव जीतना चाहती है। बाकी तो छोड़ दीजिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा में क्या कर रहे थे? वो लोग आएगा तो मंगलसूत्र चोरी कर लेगा, वो लोग आएगा तो अपना वोट बैंक को दे देगा, अमित शाह घुसपैठिया कर। हम लोग नहीं जानते क्या? एक ऐसी पार्टी है जिसके पास कोई विजन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप आए, माय फ्रेंड ट्रंप किया, इतना इंडिया को परेशान किया, 50% टैरिफ लगा दिया इंडिया पे, H1B वीजा पे 1 लाख रुपए। एक शब्द नरेंद्र मोदी का मुंह से निकला। इतना बड़ा डरपोक प्राइम मिनिस्टर आज तक पूरा भारत विश्व में नहीं देखा। जब भी कोई बात जब भी होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हम पे टैरिफ लगा दिया, खुल के बोला था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, अरे यहां तक कि छोटे छोटे देश के लोग, रूसिया के प्राइम मिनिस्टर तक लोग बोले हमारे लोगों को जो है हवाई जहाज में बंद करके पैर बांध करके भेजा गया। पहले बार जो फर्स्ट टाइम जो भेजा गया था उसमें तो महिलाओं तक का पैर जंजीर से बांध के भेजा गया था। इन्होंने कुछ कहा, बांग्लादेश से हमारे संबंध खराब हो गए हैं, चाइना से हमारे संबंध खराब है, श्रीलंका से हमारे संबंध खराब है। एक आदमी के आने से पूरे विश्व में ना इंडिया का रिलेशन खराब हो गया। मैं आपसे कह रहा हूं, इसीलिए इनको ना वर्ल्ड लेवल पे ज्ञान देने की जरूरत नहीं। वापस से विश्व स्तरीय और भारत का दूसरे देश संबंध तभी ठीक होगा जब वापस से इंडियन नेशनल कांग्रेस आएगी। हमेशा इस तरीके से ना बिग ब्रदर एटीट्यूड से ना इंटरनेशनल रिलेशन खराब ही होते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसी काम पे फायदा उठाया। आप बताइए, 50% टैरिफ लगाया हमारी भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, वो एक बार शशि थरूर तो नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की काफी तारीफ करते हैं। अरे वो क्या तारीफ करेंगे, हम आप तो कह तो दिए, वो अलग चक्कर में पड़ गए हैं, वो अलग चक्कर में पड़ गए। कौन सी चक्कर में पड़ गए? मैं उनसे फिर से कह रहा हूं, उनको केरला का चीफ मिनिस्टर बनना है। वो केरला की राजनीति करें, नरेंद्र मोदी के चक्कर में पड़ेंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, अगर उन्होंने उनको टिप दे दिया होगा तो हम तो कोई केंद्र में कोई मंत्री बना देंगे, अलग बात है। मेरी शशि थरूर जी से इस रिगार्डिंग कोई बात नहीं हुई है। पर आपको लगता है कि शशि थरूर जी केंद्र की मंत्री के लिए इतने तलबगार होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कई बार मंत्री रह चुके हैं और उनको ये पद काफी आसानी से मिला है। और इसमें इसको लेकर देखा भी गया कि कांग्रेस में काफी बाकी दूसरे नेताओं में नाराजगी रही है कि उनको हर चीज इतनी आसानी से क्यों मिल जाता है। वही तो बात मैं भी उनसे पूछना चाह रहा हूं कि जब आपको सारी चीजें इतनी नहीं, ऐसा लगता है 10 साल
11 साल हो गया सत्ता से दूर है, तो इनको लगता होगा कि नहीं, और क्या ही करेंगे, पैसा कमा कर, ऑलरेडी इतना पैसा है। मैं जो इंटरनल बात है मैं भली भांति जानता हूं ये क्या बनना चाह रहे थे। बात आज से 1 साल एग्जैक्ट पहले की, जब से आप भी इसका इशारा करें 2024 की, मैं उस दिन भी इसी में बैठा था जब इसके बारे में पहले, और केरल के नेता लोग आए थे, तमाम लोग यही बात कह रहे थे। मैं से यही कर रहा हूं, अगर आपको केरला का चीफ मिनिस्टर बनना, केरला का पॉलिटिक्स कीजिए, वो सब कीजिए। नरेंद्र मोदी के फॉरेन पॉलिसी से पूरी दुनिया जानती है। एक चीज बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने 50 बार से ऊपर, आप तो एंकर हैं, आप जानती हैं, 50 बार से ऊपर कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान का ट्रेड ऑपरेशन सिंधु में कह दिया कि 7 फाइटर जेट, अभी तक भारत ने एक बार भी घोषित किया है कि कितना भारत का राफेल गिरा था। उन्होंने कह दिया कि 7 फाइटर प्लेन गिरा। जब इंटरनेशनल लेवल पे आपकी इतनी बेइज्जती हो रही है, आप एक शब्द कहते नहीं है, पूरी दुनिया ने देखा कि इन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया। अभी हम लोग का ताजिकिस्तान में एकमात्र सिंगल बेस था, एकमात्र सिंगल बेस था ताजिकिस्तान में, वो भी बंद हो गया। एक अमेरिका $700 बिलियन अपने सुरक्षा पे खर्च करता है, तो पूरे दुनिया में कई जगह बेस है। उनके ईरान के पास बेस है, कितने सालों तक उन्होंने पाकिस्तान में बेस रखा, रसिया अपना बेस रखता है, आर्टिक सर्कल के पास सब कुछ। हमारा बताइए, एक हमारा आउटसाइड बेस था, वहां भी हम कुछ नहीं करता। तो हम लोग को सब पता है कि नरेंद्र मोदी ने फॉरेन पॉलिसी में क्या किया। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा, उसमें उन्होंने लिखा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से इंडिया को प्रेशराइज करने में क्यों सफल हुए। सबसे पहले तो 50% का टैरिफ लगा देना, फिर वो भली भांति जानते थे कि H1B वीजा में जितने इंडियन आते हैं उसमें 63% इंडियंस होते हैं, जिससे उन्होंने समझा कि आप। चंद्रभूषण जी, थोड़ा एक जरूरी सवाल अमरदीप जी से लेंगे। आखिरी चीज बोलना चाह रहा हूँ, आखिरी बात करना चाह रहा हूँ, बताइए। बात यह था कि उन्होंने यही चीज कहा न्यूयॉर्क टाइम्स में, डोनाल्ड ट्रंप भली भांति जानते हैं कि ना ही हमारे पास चाइना जैसा 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ना ही हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम अमेरिका को बेच सके। ये सॉफ्टवेयर सर्विलेंस बेचने से, अनाज बेचने से मैडम काम नहीं चलेगा। आज के वर्ल्ड के टाइम आपकी टेक्नोलॉजी कितनी हाई है ये देखा जाना चाहिए। और जब आप अपने जीडीपी का 0.65% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करते हैं, तो यही होगा। ठीक है, जी अमरदीप जी, क्या बीजेपी थरूर जैसे नेताओं को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है? क्योंकि थरूर ने यह बात खुद भी कही थी कि जब 2009 में उनकी इंडिया में पॉलिटिकल एंट्री हुई थी, तो उस वक्त बीजेपी ने काफी जोर लगाया था कि उन्हें अपने खेमे में लाया जाए, लेकिन क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस से मिलती जुलती थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा, ऐसा उनका बयान है। आपको क्या लगता है, एक बार फिर से बीजेपी इसी कोशिश में है कि थरूर उनके तरफ आ जाए? देखिए, बीजेपी किसी भी कांग्रेस के नेता को खींचने में नहीं लगी है, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी उन सभी नेताओं का स्वागत करती है जो विपक्ष में बैठकर भारत माता की जय बोलते हैं, भारत के साथ में खड़े हैं, राष्ट्र के साथ में खड़े हैं। निश्चित रूप से ऐसे नेताओं के साथ में खड़े होने का काम करते हैं, उनका सम्मान करने का कार्य करते हैं। और दूसरी बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की बात, अभी हमारे साथी बार बार डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे। जैसे भारतीय राजनीति में राहुल गांधी जी को पप्पू कहा जाता है, वैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को लोग पप्पू की तरह ही समझते हैं। तो ऐसे लोगों का बातों का बहुत तजुब नहीं है। और दूसरी बात, 60 साल तक तो शशि थरूर का स्वागत करेंगे, शशि थरूर का स्वागत करेंगे, मोस्ट वेलकम। देखिए, आज भी स्वागत कर रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट लीडर हैं अपोजिशन में बैठे हुए, और भारत के उनके पुराने बयानों को बात करते हैं, पुराने बयानों को भुलाकर उनके बहुत राजनीति में वाले बयान रहे हैं पीएम मोदी पर। देखिए, विपक्ष में बैठकर निश्चित रूप से कटाक्ष एक दूसरे पर चलता रहता है, लेकिन जहां भारत की बात आती है, भारत के प्रधानमंत्री की बात आती है, भारत के प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो निश्चित रूप से चाहे वो पक्ष का हो वो विपक्ष का हो, उसका स्वागत होना चाहिए। राहुल गांधी जी का भी हम लोग स्वागत करेंगे अगर देश की बात करेंगे, अगर राष्ट्र की बात करेंगे, राष्ट्रहित की बात करेंगे, भारत के प्रतिनिधित्व करने की बात करेंगे, विदेशों में जाकर अगर भारत की गरिमा को बढ़ाने का कार्य करेंगे, राहुल गांधी की भी प्रशंसा की जाएगी। क्या कहेंगे चंद्रभूषण जी? बात क्या है ना कि भारत की प्रतिनिधित्व का जो बात करते हैं ना, हम लोग जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में दोनों पक्ष आता है कि हम लोग देश के भीतर क्या हो रहा है, देश के बाहर क्या हो रहा है। भली भांति जानते हैं, जब अभी ये कर रहे थे ना चहुओर भारत प्रगति कर रहा, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ जी, मैं टेलीग्राफ में छपा था कुछ दिन पहले, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। पूरे भारत में लगभग एक साल में हर साल 1 करोड़ 20 लाख वैसे बच्चे हैं जो कि मार्केट में आते हैं। ये अप्रैल मई के टाइम में होता है, जिसमें
70 लाख वैसे बच्चे हैं जो कि बीए बीटेक माने अपना डिग्री हायर एजुकेशन कंप्लीट करके, और 50 लाख वैसे बच्चे हैं जो कि 8th 9th 10th 11th 12th करके, क्योंकि आप जानते हैं हमारे इंडिया में ड्रॉप रेट्स बहुत हाई, लगभग 1 करोड़ 20 लाख बच्चे हमारे मार्केट में आते हैं। और मतलब कि हमको 1 करोड़ 20 लाख नौकरी हमेशा चाहिए, हर साल चाहिए। जो भारत का ग्रोथ रेट है 6%, उसके हिसाब से हर साल केवल इंडिया में 35 लाख नया नौकरी जनरेट होता है। आप जानते हैं बाकी के जो 90 लाख बच्चे हैं क्या करते हैं? 5 साल बीपीएससी का तैयारी, तो 8 साल टीचर का तैयारी, तो 8 साल यूपीपीसीएस का तैयारी, तो 10 साल यूपीएससी का तैयारी। पूरी की पूरी भारतीय जनरेशन को इन्होंने खत्म कर दिया है। इनके पास जॉब्स नहीं है। अगर इंडियन स्टेट ही ठीक से जॉब्स प्रोवाइड कर रहा होता, मैं अभी बिहार में बैठा हूं, मैं जिस राज्य में बिहार में बैठा हूं, जिसका इतना गुणगान कर रहे हैं कि 10 टाइम चीफ मिनिस्टर बन गए। अब आप अगर आंकड़ा निकाले तो बिहार का जो वर्किंग पॉपुलेशन एज है 18 साल से लेकर 60 साल तक का, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ना माइग्रेशन का शिकार है। और ये कोई 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया महीना कमाने नहीं जाते हैं, ये 12,000 14,000 16,000 की नौकरी करने जाते हैं। आप आइए अभी भी पटना रेलवे स्टेशन पे चलिए, देखिए तमिलनाडु अच्छा, ये बताइए बैठा होगा जी। अच्छा, ये बताइए कि थरूर जी के एक बयान से पीएम मोदी की तारीफ को लेकर कांग्रेस में जो है काफी आक्रोश दिख रहा है, और नेता जो है कह रहे हैं, उन्हें हाइपोक्रेट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उन्हें उनकी रणनीति और पॉलिसी ज्यादा पसंद है तो वो बीजेपी में चले जाए। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कांग्रेस में नेतागण अपनी व्यक्तिगत राय खुलकर नहीं रख सकते क्या? पार्टी लाइन से हटते ही उन्हें पाखंडी कह देना ठीक है? मैडम, ये हम लोग बीजेपी नहीं है कि आरके सिंह ने कह दिया कि गौतम अडानी के साथ मिलकर स्टेट ने 62,000 करोड़ का घोटाला किया। उन्होंने खुल के कहा ना कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी में एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्ट किया गया 62,000 करोड़ का। हम लोग, आपने खुद ही कहा ना कि 2024 से उनका बात आया, हमने खुद भी उनको जरा बदला सा है। जी, आपने तो ये बात अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कह दिया था। हम लोग खुद भी शशि थरूर जी को देख रहे हैं कि एक टाइम पे जो आदमी खुद कहता हो कि बीजेपी से ज्यादा क्रिमिनल पार्टी कोई नहीं है। मैंने उनको कई बार खुद कहते, उनके इंटरव्यू में भी सुना है ये चीज। जब वो छोटे थे तो उनको पिताजी उनको कहते थे कि आप पूजा करो, लेकिन कोई भी चीज फोर्स नहीं करने के लिए। वैसे आदमी इतने कम्युनल पार्टी का अगर तारीफ करने लगे तो आप इसी समझ गए। मैं इंटरनल बात भली भांति जानता हूं, जो कि मैंने आपसे कह दिया। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आदमी का ना एक अपना 4 लाइन होता है, एक अपना आइडियोलॉजी होता है। जब हमको कम्युनलिज्म नहीं पसंद, देखिए हम इंडिया थे, जब 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद जैसे जैसे वर्ल्ड ऑर्डर सिमटने लगा, तो हम किसी भी ऑर्डर में जा सकते थे, या तो हम अमेरिका के साथ चले जाते, नहीं तो हम रशिया के चले जाते। तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने क्या डिसीजन लिया तो हम अपना थर्ड वर्ल्ड रहेंगे, हम ना इनके साथ रहेंगे ना उनके साथ रहेंगे। कहने का मतलब डिसीजन लेना। उस टाइम तो ऐसा नहीं था कि हम लोग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे, हम लोग एक गरीब मुल्क थे। नेहरू को जो भारत मिला था वो पिछले 50 साल निगेटिव ग्रोथ रेट में रहा था, और नेहरू ने अगले 17 साल में भारत का आर्थिक ग्रोथ रेट 3.5%, जो कि उस टाइम के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ग्रोथ था पूरे वर्ल्ड का। कहने का मतलब क्या है कि हम हमेशा से अपना शक्ति असर्ट करते हैं। जब अमेरिका ने हमें 1971 में परेशान किया, हमने शक्ति असर्ट किया कि तुम भेजो। हमने पाकिस्तान को 2 फारसी बढ़ाने का नया मुल्क का निर्माण बांग्लादेश से लिया। ठीक है, आएंगे आपके पास। मतलब वक्त की कमी, अमरदीप जी से भी एक सवाल लेते हैं। अमरदीप जी, जैसा कि आपके सहयोगी कह रहे हैं कि पहले जो है शशि थरूर जमकर बीजेपी और पीएम मोदी की आलोचना करते थे, और पीएम मोदी भी उनकी जम के आलोचना करते थे। अगर हम 2012 को याद करें तो 2012 में जब पीएम मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस दौरान उन्होंने मंच से एक भाषण के दौरान थरूर का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि इस देश में किसी की भी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है, और इस पर थरूर ने जवाब भी दिया था कि उनकी पत्नी की कोई कीमत नहीं है, और ये वही समझ सकता है जिसने जिंदगी में प्यार किया हो। ये फिर से एक पीएम मोदी पर एक कटाक्ष था। तो फिर ये अचानक रिश्ता कैसे इतना बदल गया कि पीएम मोदी ने बिल्कुल एकदम मल्टी पार्टी डेलीगेशन का हेड बनाकर उन्हें भेज दिया? देखिए, राजनीति में आलोचनाओं का दौर चलता रहता है, लेकिन विपक्ष में शशि थरूर जैसे इंटेलिजेंट अगर लीडर है, बाहर जाके, देश के बाहर अगर प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत का जरूरत लगता है, तो यहाँ पर पार्टीवाद नहीं करते हैं हम लोग। मोदी जी पार्टी नहीं देखते हैं, मोदी जी देखते हैं कि विपक्ष में बैठे हुए शशि थरूर जी इंटेलिजेंट है, जो बाहर में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, भारत की बात को रख सकते हैं। इसलिए शशि थरूर जी को विदेश की धरती पर भेजा गया भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, आलोचनाओं का दौर तो चलता रहेगा। अब राहुल गांधी जी और जो है शशि थरूर जी में अंतर है। राहुल गांधी जी जो है आलू से सोना निकालते हैं, लेकिन आलू से सोना निकालने का कार्य शशि थरूर जी नहीं करते हैं।
20 से ज्यादा किताबें लिखे हैं, तथ्यों पे बात करने वाले लीडर है और ऐसे लीडर का सम्मान होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी और कांग्रेस जो है, जो गांधी परिवार है, ये अपने इंटेलिजेंट नेताओं का दमन करना जानती है। जो सही बोलता है उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कांग्रेस के साथी भी अगर सही बात करेंगे उनको भी रास्ता दिखा दिया जाएगा बाहर का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र नहीं है। चंद्रभूषण जी मानते हैं कि पहले शशि थरूर को साइडलाइन किया गया धीरे धीरे, फिर उन्होंने 2024 में जाकर ये डिसाइड कर लिया कि जब पार्टी में उन्हें वो जो है रिस्पेक्ट, जो उनके स्टैंड, उनके बयानों पर उनका साथ नहीं मिल रहा, तो फिर उन्होंने सोच लिया कि अब अपना जो है वो पाला बदलना चाहिए और अपनी चीजें जो है, क्योंकि वो एक एस्टैब्लिश डिप्लोमेट माने जाते हैं, तो चीजें बदलने की उन्होंने कोशिश की 2024 से पहले। पार्टी ने उन्हें साइडलाइन किया, फिर उनका रवैया बदला। वक्ता महोदय कह रहे थे कि विपक्षी पार्टी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, मोदी जी उनको अपने पार्टी में स्वीकार करते हैं। अपने पार्टी के जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब बाहर हुए जा रहे हैं। यशवंत सिन्हा पार्टी छोड़ दिए, अरुण शौरी, इतने फेमस पत्रकार अरुण शौरी, इतने बड़े विद्वान, वो बाहर चले गए। राजीव प्रताप रूडी उनको दरकिनार कर दिया गया। राजीव प्रताप रूडी कहां दरकिनार है? मुझे तो नहीं लगता कि राजीव प्रताप रूडी दरकिनार है। मैडम अभी आपके धर्मेंद्र प्रधान उनको बनाया, वरना उन्होंने तो 50 सीट पे ना राजपूत कैंडिडेट की तैयारी भी करी थी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनके पार्टी में जो पढ़े लिखे लोग हैं सबको बाहर किया जा रहा है ताकि सिर्फ यस सर वाले लोग इनके रहें। क्या कहेंगे पढ़े लिखे लोगों का सम्मान है। सुन लीजिए, पढ़े लिखे लोगों का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। ठीक है, राहुल गांधी जी अगर जरूर आगे कंटिन्यू नहीं आते बिहार में। अमरदीप जी, हाँ, अगर वक्त की कमी है वरना हम जरूर चीजों को आगे कंटिन्यू करते हैं। और चंद्रभूषण जी और अमरदीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताते चले कि शशि थरूर को एक एस्टैब्लिश डिप्लोमेट कहा जाता है। कांग्रेस का उनको साइड करते जाना, बीजेपी के देश में बढ़ती लोकप्रियता और फिर 2024 के बाद से शशि थरूर के बदले बदले अंदाज ये दिखाते हैं कि थरूर किसी के हो ना हो अपने जरूर हैं। तो आज बड़ी खबर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।